हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्लब जीएसटी। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉफिट पेट्रोलियम विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एनसीए फाइनल नवंबर 2019 के एग्जामिनेशन का जो पहला क्वेश्चन था उसमें एज अ पार्ट ये कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम जो है वो यूज भी किया जा चुका है। सो द कंसेप्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड अ बिट टेक्निकल वन आल्सो, बट आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आएगा। इस कंसेप्ट के डिस्कशन के लिए मैं जो स्टडी रिसोर्स मटेरियल यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं अपना लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक माइट 2020 का, जिसमें हमने सारी एग्जम्पशंस को बड़े अच्छे तरीके से ग्रुप अप करके एक पर्टिकुलर चैप्टर क्वेश्चन बैंक में प्रेजेंट किया है, जीएसटी एग्जम्पशंस। तो इस क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 447 पर हमारे पास ये कंसेप्ट है बेटा प्रॉफिट पेट्रोलियम, जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। लेट्स स्ट्रेट अवे कम टू द कंसेप्ट प्रॉफिट पेट्रोलियम। अच्छा जी, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, नाम से जैसा आप गेस लगा सकते हैं, ये कंसेप्ट समहाउ इज रिलेटिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो क्या है कंसेप्ट, पहले हम थोड़ा कंसेप्चुअल बैकग्राउंड समझते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जीएसटी में जो एग्जाम्पशन इशूड है, जिसको अब के बार के एग्जामिनेशन में भी यूज किया था, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बेटा, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक बात समझिएगा। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, जिसके ऊपर ऑनरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल प्रोडक्शन किस तरीके से मटेरियलाइज कराती है ताकि हमारी पब्लिक को पेट्रोलियम्स अवेलेबल हो सके, तो उसको लेकर के हम समझते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक डायग्राम है, उस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। लेट्स सपोज गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक पर्टिकुलर ऑयल फील्ड है जहां पर अगर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा तो आउटकम में हमें क्रूड पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस एज ए नेचुरल रिसोर्स जो हमारे हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, इस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड का, जिसको आप पेट्रो ब्लॉक भी कह सकते हैं या फिर गैस ब्लॉक भी कह सकते हैं, इसका एक्सप्लोरेशन का राइट जो है वो जो है दूसरों को असाइन करती है। उसके लिए बेटा वो ऑक्शन कंडक्ट करती है, इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है, अपने अपने बिडिंग प्राइस जो है वो सबमिट करती हैं, और बेस्ड ऑन देयर इंटरनल क्राइटेरिया गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल बिडर को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हमारे एग्जांपल में लेट्स सपोज एक्स लिमिटेड इज द सक्सेसफुल बिडर, जिसको गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड से ऑयल या नेचुरल गैस एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो सेलेक्ट किया है। एंड इसको जब ये सक्सेसफुल बिडिंग के प्रोसेस में सेलेक्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट इसके साथ एक लीज एग्रीमेंट करेगी, एक लाइसेंस एग्रीमेंट करेगी, जिस एग्रीमेंट के तहत इसको इस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन के राइट्स एंड देन रिजल्टेंट प्रोडक्शन के राइट्स ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होंगे वो इसको दे दिए जाते हैं। एंड इस एक्स लिमिटेड को हम कई नामों से पुकारते हैं। एक इसको माइनर भी बोला जाता है बिकॉज दिस एक्स लिमिटेड इज गोइंग टू माइन दीज प्रोडक्ट्स, और दूसरा इसको और जो टेक्निकल नाम थोड़ा सा दिया जाता है दैट इज ओईपीसी। ओईपीसी इज बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर। आई एम रिपीटिंग, ओईपीसी, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा जी, एक्स लिमिटेड को जब ये सेलेक्ट किया जाता है बिडिंग के प्रोसेस में और इसको लाइसेंसिंग दे दी जाती है, तो इसको साथ में ये बताया जाता है एज अ कंसिडरेशन ऑफ दिस लाइसेंसिंग कि आपको गवर्नमेंट ने ये नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस करने के राइट्स दे दिए हैं, तो एज अ कंसिडरेशन इस माइनर को, इस ओईपीसी को, एक्स लिमिटेड कंपनी को, गवर्नमेंट को जो है बेटा दो तरीके की पेमेंट करनी होती है, जिसमें से एक अमाउंट को बोला जाता है रॉयल्टी अमाउंट। रॉयल्टी अमाउंट इस लाइसेंसिंग के बदले में आप रॉयल्टी एक लमसम अमाउंट जो होगा वो उन्हें पे करेंगे। एंड इसके अलावा प्रॉफिट्स इस एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी से, जब कमर्शियल प्रोडक्शन आप करोगे तो जो पेट्रोलियम निकलेगा उससे जो प्रॉफिट्स रियलाइजेशन होंगे, उस प्रॉफिट्स का एक हिस्सा जो होगा वो इस एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट के साथ जो है वो शेयर करना होता है। आई एम रिपीटिंग, गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंसिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स दे दिए हैं, जिसकी वजह से अब आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे और कमर्शियल डिस्कवरी करेंगे, उससे आप प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो आपको गवर्नमेंट से जो राइट्स ग्रांट है उसके बदले में आप गवर्नमेंट को दो कंसिडरेशन देंगे। वन इज रॉयल्टी विच जनरली इज अ फिक्स सम, एंड सेकंड इज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होते हैं वो कैलकुलेट किस मैनर में किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है जो वो एग्रीमेंट में स्पेसिफाई करके रखते हैं। वो कहते हैं जी प्रॉफिट्स जो होंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे। प्रॉफिट्स P इज इक्वल टू T माइनस सी, प्रॉफिट्स इज इक्वल टू T माइनस सी। और इधर T और C का क्या मतलब होगा उसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपको जब लाइसेंसिंग मिल गई, लाइसेंसिंग मिलने के बाद आपने ऑयल एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट किया, ऑयल एक्सप्लोरेशन में आपकी अपनी कॉस्ट लगी, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपको वहां पर ऑयल डिस्कवरी हुई।
अब वो जो ऑयल का आपको पता चला, अब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट लगने वाली है। आप उस ऑयल फील्ड को डेवलप करेंगे, आपकी कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट लगने वाली है। फिर इस प्रोसेस से आपको जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करके मिला, आप उस ऑयल को जो होगा वो बेचेंगे। तो आप उस ऑयल को जो बेचेंगे और बेच करके जो आप प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट में भी गवर्नमेंट की साझेदारी, शेयरिंग जो होगी वो रहेगी। तो वही कहते हैं एनुअल बेसिस पर आप अकाउंट तैयार करेंगे। एनुअली आपने इस फील्ड से जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस ऑब्टेन किया, उसकी क्या वैल्यू आपने रियलाइज करी। आई एम रिपीटिंग, आपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कमर्शियल प्रोडक्शन से आपने जो भी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस इस ऑयल फील्ड से रियलाइज किया, उससे आपने क्या ईयर का रियलाइजेशन लिया, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दैट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसको बेटा हम बोलेंगे टी। टी इज द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्रोड्यूस इन अ ईयर। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सी। सी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम आल्सो, सी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम आल्सो। सी बेसिकली इज द कॉस्ट विच दिस माइनर, दिस OEPC incurred in producing that petroleum. T is what? T is the total value of the petroleum, and C, which is referred as cost petroleum, C is the cost of प्रोडक्शन कह लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पेट्रोलियम, जिसमें उसके एक्सप्लोरेशन के एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वो सारे आ जाएंगे। नाउ T माइनस C, टोटल वैल्यू ऑफ द पेट्रोलियम माइनस कॉस्ट ऑफ द पेट्रोलियम, कॉस्ट पेट्रोलियम, दैट विल गिव अस P। P जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम। आई होप प्रॉफिट पेट्रोलियम वर्ड का आपको मतलब समझ आया होगा। P now is the profit petroleum, which is T, total value of the petroleum, minus associated cost, cost petroleum. Now whatever is this profit which has been earned in a year, इस प्रॉफिट में जो होगा आपको गवर्नमेंट को शेयर जो होगा वो देना पड़ेगा। शेयर प्री डिटरमाइंड रहेगा आपके एग्रीमेंट में। लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लिसिटी वी प्रिज्यूम 50% शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% शेयर विल बी रिटेन्ड बाय दिस minor this OEPC X Limited. You are able to understand this now. अब ये जो पेट्रोलियम सेक्टर है जिसमें इस तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है, एक वर्ड आपको और बोलता हूं बेटा, गवर्नमेंट अब एक्स लिमिटेड को जब ये लाइसेंसिंग देती है विद ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस की, एक तो आप रॉयल्टी पे करेंगे एंड सेकंड प्रॉफिट की शेयरिंग देंगे, तो इन सब के लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट गवर्नमेंट और इस माइनर के बीच में किया जाता है। उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं PSC, एग्रीमेंट को हम बोलते हैं PSC। इसको आप प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, कई बार इसको लूजली प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं सारे डिस्कशन में GST से रिलेटेड कंसेप्ट इश्यूज क्या हैं। तो बेटा इस सेक्टर में GST से रिलेटेड दो इश्यूज होते हैं वो अराइज हो रहे थे। एक इशू आ रहा था एज टू द कॉस्ट पेट्रोलियम एंड सेकेंड इशू आ रहा था एज टू द प्रॉफिट पेट्रोलियम। एज आई एक्सप्लेन कॉस्ट पेट्रोलियम, लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट पेट्रोलियम फर्स्ट। कॉस्ट पेट्रोलियम क्या था, एज आई एक्सप्लेन जस्ट टू यू, कि जिसको भी ये लाइसेंस कर दिया गया, ये माइनिंग राइट्स दे दिए गए, हमारा OEPC जो होगा, OEPC अब जब माइनिंग स्टार्ट करेगा तो उसने सबसे पहले क्या दिखाना, इन अ ईयर उसने कितना पेट्रोलियम या नेचुरल गैस सक्सेसफुली वहां से एक्सप्लोर माइन किया, उसकी टोटल वैल्यू, उस टोटल वैल्यू में से वो क्या माइनस करता है, टोटल कॉस्ट, और वो जो C है दैट इज कॉस्ट पेट्रोलियम। अब कॉस्ट पेट्रोलियम को लेकर के ये इशू आ रहा था कि ये जो कॉस्ट है जो कि इस माइनिंग प्रोजेक्ट में इंकर की गई, जिसको इस माइनर ने टोटल वैल्यू में से सबसे पहले अपने पास रिटेन किया, क्या इस कॉस्ट पेट्रोलियम के ऊपर GST की लायबिलिटी आएगी, क्या इस कॉस्ट पेट्रोलियम के ऊपर GST की लायबिलिटी आएगी। कुछ डाउट्स आ रहे थे इस इशू के ऊपर। डाउट्स की वजह क्या थी हम वो समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार फिर से डायग्राम को देखिएगा और एक मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने इस माइनर एक्स लिमिटेड OEPC को माइनिंग राइट्स दे दिए हैं, एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू है। आप मुझे बताइएगा गवर्नमेंट ने इस एक्स लिमिटेड को क्या एज अ कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया है अपने लिए कि हमारे पास ऑयल फील्ड है, एक्स लिमिटेड तुम्हारा काम ये होगा कि तुम हमारी ऑयल फील्ड पर माइनिंग करके दोगे, उससे पेट्रोल हमें मिलेगा और तुमने हमें माइनिंग सर्विस दी, उसका पैसा हम तुम्हें दे देंगे। आपको क्या लग रहा है मेरे डिस्कशन से, क्या एक्स लिमिटेड को गवर्नमेंट ने माइनिंग सर्विस लेने के लिए हायर किया है और उस माइनिंग सर्विस के बदले में उसको कॉस्ट पेट्रोलियम का शेयर दिया जा रहा है? तो आंसर इज नो। प्लीज ध्यान से सुनिए फिर दोबारा से। गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड से ये नहीं कहा था तुम आओ और हमारे लिए माइनिंग करो, रादर देन गवर्नमेंट ने उससे क्या कहा था, ये ऑयल फील्ड हमने तुमको असाइन कर दी,
तुमने हमें रॉयल्टी दी है, उस रॉयल्टी के बदले में हमने तुम्हें राइट टू यूज दिस नेचुरल रिसोर्स दे दिया है। और इस राइट के बाद जब आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इस राइट को लेने के बाद जब आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लोरेशन आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्लोरेशन आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे फ्रेंचाइजी में नहीं होता, फ्रेंचाइजर जो है वो दूसरे को जो है फ्रेंचाइजी दे देता है और कहता है लो जी मेरे ब्रांड नेम से तुम काम कर लेना, मुझे तो तुम इतनी फीस दे दो, आगे तुम धंधा करो और तुम्हारा प्रॉफिट वो तुमसे बिलोंग करेगा। तो ऐसे ही बेटा रफली यहां पर हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स, इस ऑयल फील्ड के एक्सप्लोरेशन वगैरह के राइट्स दे दिए, उस राइट्स के बदले में उन्होंने उससे रॉयल्टी ले ली। अब ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये जो ओईपीसी है, राइट्स आने के बाद जब ये ऑयल एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस करता है, उसमें वो कॉस्ट इंकर करता है, तो वो कॉस्ट उसकी अपने बिजनेस करने की कॉस्ट है। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट पेट्रोलियम पर किसी तरीके की कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सीबीआईसी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन इशू की गई इन सर्कुलर। सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया बेटा 32/06/2018 जीएसटी, जिसमें उन्होंने की पॉइंट्स के तौर पर ये क्लियर किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये ओईपीसी है, एक्स लिमिटेड कंपनी जो है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पार्टनर्स का नहीं है। गवर्नमेंट ने इनके साथ कोई जॉइंट वेंचर नहीं बनाया कि चलो जॉइंट वेंचर में हम पेट्रो एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने बोला रेदर देन इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लाइसेंसर और लाइसेंसी का है। गवर्नमेंट ने उन्हें लाइसेंस दिया कि आप एक्सप्लोर करो। जो ऑयल लिमिट ये एक्स लिमिटेड है, उसने एक्सप्लोरेशन की सारी कॉस्ट टोटल खुद इंकर करी है। तो बोल रहे हैं जी गवर्नमेंट और ओईसी के बीच में कोई पार्टनरशिप, कोई जॉइंट वेंचरशिप नहीं है, लाइसेंसर लाइसेंसी का रिलेशनशिप है। अच्छा, अब लाइसेंसर लाइसेंसी का रिलेशनशिप होने का मतलब क्या हो गया? ओईसी ने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया, राइट टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ले लिया। उस राइट को लेने के बाद अब जब वो ऑयल एक्सप्लोरेशन करता है तो जो भी कॉस्ट वो इंकर करता है, जो भी कॉस्ट पेट्रोलियम उसने इंकर करी है, वो खुद के बिजनेस के लिए किया गया खर्चा है। मैंने मेंशन किया कॉस्ट पेट्रोलियम इज द कॉस्ट इंकर्ड बाय द ओईपीसी फॉर इट्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी। ही इज इंकरिंग कॉस्ट फॉर इट्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी, तो he is not providing any service to the government, who is doing for its own, and accordingly circular ने बोला no GST liability। accordingly CBIC के circular ने बोला no GST liability। I hope you are clear। अच्छा जी, दूसरा इशू बेटा इस इंडस्ट्री में जो आ रहा था, that was as to the taxation of profit petroleum। once we have understood the cost petroleum, now let's focus on the profit petroleum। ठीक है, profit petroleum सुनिएगा, जैसा कि सीबीआईसी ने सर्कुलर से क्लैरिफाई किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड ये जो ओईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है एक्स लिमिटेड, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लाइसेंसर और लाइसेंसी का है। गवर्नमेंट ने इन्हें लाइसेंस दिया है, लाइसेंस के थ्रू उन्होंने इसको क्या दिया है? राइट टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेस। ओके जी, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से बेटा जब इनको ये राइट दिया गया है तो डेफिनेटली दिस ट्रांजैक्शन बिकम्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट। व्हाई इट बिकम्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस? बिकॉज यू नो अंडर जीएसटी व्हाट इज गुड्स? गुड्स इज समथिंग व्हेन यू provide some movable property, anything other than goods is considered as a service as per section 2102। so assignment of right to use natural resources is considered as a service activity under GST, and since it is a service activity तो इस सर्विस एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी जो होगा वो अप्लाई होगा। अच्छा, लाइसेंसी ने गवर्नमेंट को इस लाइसेंसिंग के बदले में जो कंसिडरेशन पे किया है, वो कंसिडरेशन जो है वो दो पार्ट पे बेटा जो है वो पे किया है। कंसिडरेशन क्या गया? नंबर 1, एक तो रॉयल्टी पे की गई है, दूसरा साथ ही में क्या ऑब्लिगेशन लिया गया है जी, मैं इस राइट को लेने के बाद जब उस ऑयल फील्ड को एक्सप्लोर करूंगा तो वहां से जो मैं कमर्शियल प्रॉफिट्स कमाऊंगा, उस कमर्शियल प्रॉफिट्स में भी मैं आपको आधा हिस्सा जो होगा वो शेयर करूंगा। तो डायग्राम में जो रॉयल्टी है, एक तो वो कंसिडरेशन के तौर पर गवर्नमेंट को दी जा रही है, एंड बिसाइड्स फ्रॉम दैट प्रॉफिट पेट्रोलियम निकाल करके उसका एक हिस्सा वो भी जो है वो गवर्नमेंट को शेयरिंग के तौर पर दिया जा रहा है। अब सुनिएगा, गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड को लाइसेंस दिया विच इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और बदले में जो कंसिडरेशन की प्राप्ति हुई वो दो हिस्सों में है। एक कंसिडरेशन है रॉयल्टी, दूसरा हिस्सा है शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम।
ये सप्लाई ऑफ सर्विस के कंसिडरेशन है, तो दोनों के ऊपर जीएसटी जो है वो पिक्चर में आता है। अच्छा, ये बात मुझे वैसे दोहराने की जरूरत नहीं, आप लोगों के जहन में ये क्लियर होगी कि गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज की सप्लाई करती है तो उस सर्विसेज के ऊपर जनरली लायबिलिटी जो होती है वो आरसीएम में आती है। यू रिमेंबर, गवर्नमेंट की बहुत थोड़ी सर्विसेज थी जहां एफसीएम होता था और गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता था। बाकी इन जनरल केसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है वो आरसीएम अट्रैक्ट करती है। तो गवर्नमेंट की ये लाइसेंसिंग एक्टिविटी विच इज अ सर्विस, इस पर भी जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो आरसीएम में एप्लीकेबल होगा, और ये जो बिजनेस एंटिटी हमारी है ओईपीसी, इसको ये जीएसटी जो पे करना पड़ेगा। अच्छा, इशू क्या आ रहा था वो इशू समझिएगा। जहां तक रॉयल्टी पेमेंट के जीएसटी की बात थी, वो जीएसटी की पेमेंट एक्स लिमिटेड करते थे, उस पर कोई इशू उनकी तरफ से नहीं था। लेकिन बेटा ये जो प्रॉफिट पेट्रोलियम का एक हिस्सा ये गवर्नमेंट को देते थे एज कंसिडरेशन, उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज जो थे वो आ रहे थे, जो कि इन ओईपीसी एक्स लिमिटेड ने गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किए। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को हमें जो प्रॉफिट का शेयर देना होता है, थोड़ा टेंटेबली सुनिएगा बेटा, मेन मुद्दा यहां से आएगा। गवर्नमेंट को हमें जो प्रॉफिट का शेयर देना होता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं इस तरीके से कि हम निकालते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, जिसका एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और कुछ हिस्सा हम अपने पास रखते हैं ओईपीसी। तो कहते हैं जी अब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट पेट्रोलियम निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा एनुअल बेसिस पर टी और उसमें से सी माइनस करके। तो कहते हैं जिसमें से जी टी का मतलब तो है टोटल वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम जो कि हमने उस ऑयल फील्ड से इन अ ईयर प्रोड्यूस किया। अब वो कहते हैं अब इस टोटल वैल्यू ऑफ द पेट्रोलियम में से जो सी कॉस्ट पेट्रोलियम माइनस कराई जाती है, उन्होंने बोला जी कॉस्ट पेट्रोलियम जो माइनस कराई जाती है, तो मैंने जो कॉस्ट इंकर करी है इस पेट्रोलियम को डिस्कवर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो कॉस्ट में मेरे मेनली कंपोनेंट ये हैं। नंबर 1 मेरी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है, जो कि मैंने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी में खर्च करी, ऑयल फील्ड में मैंने इतना एक्सप्लोरेशन किया, पैसे लगाए, तो मुझे कमर्शियल डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद उस ऑयल फील्ड की मेरी डेवलपमेंट की कॉस्ट है, और वो जो प्रोडक्ट मुझे मिला जिसकी कमर्शियल डिस्कवरी हुई उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड मेरी कॉस्ट है, और उससे अलावा मैंने इस ऑयल फील्ड में मैं ये सब कर पाऊं उस राइट के लिए मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट करी 2 चीजें। तो मैंने उस राइट को लेने के लिए जो रॉयल्टी पेमेंट करी दैट इज आल्सो माय कॉस्ट, एंड इसके अलावा जो अब मैं गवर्नमेंट को एक शेयर पे कर रहा हूं वो भी मेरी कॉस्ट ही है, वो भी मेरी कॉस्ट ही है ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो उसने बोला जी ये सब मेरी कॉस्ट है। आई एम रिपीटिंग, मैंने एक्सप्लोरेशन कॉस्ट इंकर करी है, डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर करी है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर करी है, इसके अलावा उस ऑयल फील्ड में ये सब मैं कर पाऊं तो उसके लिए मैंने लाइसेंस के लिए मैंने रॉयल्टी पे करी है, और उसी एग्रीमेंट में मैंने गवर्नमेंट को ये भी कहा तुम्हें शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दूंगा, तो ये भी मेरी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। पर उन्होंने बोला जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट मेरे साथ करती है, जब लाइसेंसिंग देती है, तो वो जो लाइसेंस एग्रीमेंट गवर्नमेंट मेरे साथ करती है उस लाइसेंस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम माइनस कराई जाती है उसमें एक्सप्लोरेशन कॉस्ट माइनस कराई जाती है, डेवलपमेंट कॉस्ट माइनस कराई जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कराई जाती है, रॉयल्टी भी माइनस कराई जाती है, बट ये जो शेयर ऑफ गवर्नमेंट है ये माइनस नहीं कराया जाता, ये जो है ये माइनस नहीं कराया जाता। ये लाइसेंस एग्रीमेंट की स्टैंडर्ड कंडीशन है। और बेटा ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं ये सारे एंटर्ड इनटू होते हैं इन टर्म्स ऑफ एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट विच इज ओआरडी एक्ट, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है जी, एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, और उसके हिसाब से ये एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू होता है, और वो एग्रीमेंट बताता है जी आप कॉस्ट के तौर पर क्या क्या चीजें माइनस कर पाएंगे। तो बेटा अब एक्स लिमिटेड कंपनी का ये कहना था, एक्स लिमिटेड कंपनी का ये कहना था क्योंकि आप जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं उस प्रॉफिट में से कॉस्ट माइनस करते टाइम आप
सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो मैं दूंगा, जो मेरी कॉस्टिंग है, आप उसको माइनस नहीं करा रहे हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फिर लॉजिकली आपको इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, इसको एग्जम्पशन से मैनेज करना चाहिए। इसके ऊपर जीएसटी आपको मुझसे नहीं कलेक्ट करना चाहिए, इसको आपको एग्जम्पशन से मैनेज करना चाहिए। अगर आप जीएसटी लगाते हो, मेरी इसकी कॉस्टिंग समझते हो, तो फिर मुझे यहां पर डिडक्शन दो, या तो आप ओआरडी एक्ट में चेंज करो। अब ओआरडी एक्ट में तो आप चेंज कर नहीं रहे हैं, तो ओआरडी एक्ट के हिसाब से आप अगर मेरे इस हिस्से को मेरी कॉस्ट समझ करके माइनस नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपको लॉजिकली बेस्ड ऑन दैट रीजनिंग आपको ये जो शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, इसको फिर जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए। और बेटा गवर्नमेंट ने उसकी बात को एग्रीड अपॉन किया, काउंसिल में सब मैटर रखे गए और काउंसिल ने फाइनली बोला जी बात इनकी ठीक है, तो इस शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम के ऊपर एग्जम्पशन जो है वो इशू कर दी जाए। एंड प्लीज ध्यान में रखिएगा, तो अब ये जो शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम है, इस पर गवर्नमेंट की तरफ से एग्जम्पशन इशू कर दी गई। 5/2018 इज द नोटिफिकेशन नंबर। सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन इशू किया गया 5/2018 एंड सिमिलरली इंटीग्रेटेड टैक्स रेट नोटिफिकेशन इशू किया गया 5/2018। ये दो नोटिफिकेशन इस सेंस में इशू किए गए हैं कि अगर जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ था उसमें इंट्रा स्टेट सप्लाई बन रही थी, तो फिर सेंट्रल टैक्स का रेट नोटिफिकेशन की एग्जम्पशन उसे एग्जाम कर देगी। और अगर जो लाइसेंस एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में एंटर्ड इनटू अपॉन हुआ था, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई बन रहा था, तो उसको ये इंटीग्रेटेड रेट नोटिफिकेशन जो होगा वो एग्जाम कर देगा। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं आपके सिलेबस में, सी फाइनल के सिलेबस में जीएसटी एग्जम्पशंस भी एक हिस्सा है। तो जीएसटी एग्जम्पशंस बेटा सर्विसेज की एग्जम्पशंस आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। और एक तो मास्टर नोटिफिकेशन है 12/2017 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन, जिसमें बहुत सारी एंट्रीज है, आपको एग्जम्पशन मॉड्यूल में दी गई थी। उसके अलावा और भी कई एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस है जो कि इंडिपेंडेंटली इशूड किए गए हैं, और आपके मॉड्यूल में एक पेज पर वो सारे नोटिफिकेशंस दिए भी गए थे। और उसी में आप अगर देखेंगे तो आपको ये 5/2018 वाला नोटिफिकेशन भी मिलेगा। बाकी डिटेल में आपको स्टडी करना है, तो डिटेल्स के एनालिसिस के लिए हमने आपकी बार का जो अपना क्वेश्चन बैंक है मई 2020 का एडिशन, उसमें हमने एग्जम्पशन के चैप्टर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट करी है, और हर एग्जम्पशन का समरी प्रेजेंटेशन जो है वो हमने उसमें दिया है। स्क्रीन पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हमारे मई 2020 के क्वेश्चन बैंक के एडिशन के वॉल्यूम 1 में एग्जम्पशन का चैप्टर है बेटा, और उसके अगर पेज नंबर 446 पर जाते हैं तो 446 पर ये जितनी भी अदर एग्जम्पशन है वो सारी हमने रिप्रोड्यूस करी है, जिसमें से यहां स्क्रीन पर आपको ये नजर आ रही होगी 5/2018, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो आपको यहां आपको पूरा डिस्कस है। इनफैक्ट रिलेटेड चार्ट भी मैंने रिप्रोड्यूस किया है कि रिवीजन करते टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों, अब ये जो हमने कंसेप्ट समझा प्रॉफिट पेट्रोलियम का, अब हम साथ ही में देख लेते हैं नवंबर 2019 का जो एग्जामिनेशन पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें ये कंसेप्ट जो था वो किस तरीके से यूज किया गया था। कॉस्ट पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम, होपफुली दोनों टर्म सब आपको क्लियर है। तो बेटा आप ये समझिएगा, जैसे स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो माइनिंग का ये जो था वो लाइसेंस दे दिया टू दिस ओईपीसी। अच्छा, अब के बाद जिसको लाइसेंस दिया गया ओईपीसी, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर, वो लेट्स सपोज वो उन्होंने किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल एंटिटी को देने की बजाय उन्होंने किसी जॉइंट वेंचर एंटिटी को जो है ये लाइसेंस दिया। अब इस जॉइंट वेंचर में लेट्स सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, लेट्स सपोज मिस्टर ए एक जो है इसमें जॉइंट वेंचर एंटिटी में पार्टनर है, एंड दूसरा लेट्स सपोज मिस्टर बी जो है वो इस जॉइंट वेंचर में पार्टनर है। सो ऑयल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस दिया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू दिस जॉइंट वेंचर एंटिटी। अब जॉइंट वेंचर एंटिटी का हमने यहाँ सामने बेटा P&L रखा। जॉइंट वेंचर एंटिटी ने सक्सेसफुली ऑयल एक्सप्लोरेशन किया, उसको प्रोड्यूस किया। अब हमने रखा उसका सामने P&L। साल में उन्होंने जितना पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया, लेट्स सपोज उसकी टोटल वैल्यू T, और फिर उन्होंने उस पेट्रोलियम के रिस्पेक्ट में जो कॉस्ट इंकर करी, जैसा मैंने बताया जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम, एंड बैलेंस जो बचा दैट इज प्रॉफिट पेट्रोलियम, जो मैंने बताया जिसका एक हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा और एक हिस्सा जो होगा वो इस जॉइंट वेंचर एंटिटी का बिजनेस प्रॉफिट रहेगा।
अब एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन ये था कि इस जॉइंट वेंचर एंटिटी में जो मिस्टर ए थे, जॉइंट वेंचर में जो मिस्टर ए थे वो इस जॉइंट वेंचर के ऑपरेटिंग मेंबर थे, और जॉइंट वेंचर को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लाइसेंस जॉइंट वेंचर को मिला था, बट इसमें ये जो मिस्टर ए थे जो कि इनके ऑपरेटिंग मेंबर थे, जॉइंट वेंचर ने इस ऑपरेटिंग मेंबर को बोला था कि आप इस जॉइंट वेंचर के लिए ये ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे और जो भी आपकी कॉस्ट होगी वो जॉइंट वेंचर जो होगा वो आपको जो होगा वो देगा। तो एज अ ऑपरेटिंग मेंबर इन्होंने इस ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी से रिलेटेड जो था वो काम किया, और उन्होंने जो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट्स अगर कुछ चार्ज करना था तो वो उन्होंने इस जॉइंट वेंचर को जो था वो चार्ज किया। अब इशू ये था कि ये जो जॉइंट वेंचर के ऑपरेटिंग मेंबर थे, इन्होंने जॉइंट वेंचर के लिए जो काम किया है और उसके लिए जो भी उन्होंने चार्जेस जॉइंट वेंचर की तरफ डाले हैं, क्या ये जो एक्सपेंसेस होंगे इसके ऊपर जीएसटी आएगा या फिर नहीं आएगा। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि जॉइंट वेंचर जो कॉस्ट इंकर कर रहा है, कॉस्ट पेट्रोलियम, वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए कॉस्ट इंकर कर रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है। सीबीआईसी सर्कुलर ने ऐसा कहा था। पर जो ऑपरेटिंग मेंबर है और जो जॉइंट वेंचर है वो दोनों अपने आप में सेपरेट पर्सन्स है। जीएसटी में आपको याद होगा, जीएसटी में हम म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट नहीं चलाते हैं। जीएसटी में जो पर्सन की डेफिनेशन थी उसमें आपका जो जॉइंट वेंचर होगा, इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड, वो एक सेपरेट पर्सन होगा, और जो उसके मेंबर्स होंगे वो सेपरेट पर्सन्स होंगे। इनफैक्ट बिजनेस की जो डेफिनेशन थी सेक्शन 217 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, उसमें भी क्लियर कट ये लिखा हुआ था कि अगर आपका कोई क्लब होता है, कोई एसोसिएशन होती है, तो वो अलग होता है और मेंबर अलग होता है। मेंबर अपना जॉइंट वेंचर को जो है वो सर्विसेज दे सकता है, जो जॉइंट वेंचर होता है वो मेंबर्स को अपना सर्विसेज दे सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट, अगर ऑपरेटिंग मेंबर जॉइंट वेंचर के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी करता है और उसका चार्ज जॉइंट वेंचर में देता है, तो फिर वो एक्टिविटी जो होगी वो जीएसटी जो होगी वो अट्रैक्ट करेगी, उस एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी विल रिमेन एप्लीकेबल। कॉस्ट पेट्रोलियम जो जॉइंट वेंचर ने इंकर करी उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, पर ऑपरेटिंग मेंबर ने उस जॉइंट वेंचर के लिए जो भी एक्टिविटी करी और उसका खर्चा जॉइंट वेंचर में चार्ज किया गया उसके ऊपर जीएसटी इज एप्लीकेबल। मैं आपको उस कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कुलर का एक्सट्रैक्ट भी एक बार इस आंसर के लिए पढ़ा देता हूं। स्क्रीन पर हम पेज नंबर 447 ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक माई 2020 एडिशन बेटा, और इसमें प्रॉफिट पेट्रोलियम को लेकर के दिस इज अ सर्कुलर 32/6/2018 जीएसटी, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन लिया था। इस सर्कुलर का वर्ड टू वर्ड डिस्कशन मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग इट आउट। एज पर द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि हुआ बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर, जिसको शॉर्ट में मैंने बोला था OEPC, इनके बीच में प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ। In case of commercial discovery of petroleum, the contractors are entitled to recover from the sale proceeds all expenses incurred in the exploration, development, production and payment of royalty। अगर OEPC ने कोई इसमें पेट्रोलियम की कमर्शियल डिस्कवरी कर ली तो इस पेट्रोलियम की सेल से जो उसने सेल प्रोसीड्स कमाए, इस सेल प्रोसीड्स में से जब कॉस्ट की बात आएगी तो उन्होंने लिखा है इन केस ऑफ अ कमर्शियल डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द कॉन्ट्रैक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिलेशन टू एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एंटाइटल्ड टू टेक इन अ ईयर फॉर रिकवरी ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पेट्रोलियम। और ये सब खर्चे जो कि ये OEPC इस सेल प्रोसीड में से चार्ज करता है, इस कॉस्ट को हम कंसोलिडेटेडली नाम क्या देते हैं, कॉस्ट पेट्रोलियम। नेक्स्ट पैरा, द रिलेशनशिप ऑफ द OEPC ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर विद द गवर्नमेंट इज नॉट दैट ऑफ पार्टनर्स। आई एक्सप्लेन यू इन द वीडियो कि गवर्नमेंट और ये कोई पार्टनर्स नहीं है, ये दोनों मिलकर के कोई जॉइंट वेंचर नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया है। द रिलेशनशिप इज नॉट ऑफ द पार्टनर बट दैट ऑफ द लाइसेंसर, लेसर एंड लाइसेंसी। Central government is the licensor, lessor, and this joint venture is this OEPC is a licensee। ठीक है, and this is so in terms of the petroleum and natural gas rules। Having acquired the right to explore, गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस दिया, लाइसेंस के बाद आपके पास ये राइट आ गया टू एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट एंड सेल पेट्रोलियम इन ल्यू ऑफ द रॉयल्टी एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम।
Now the bold words are important. Contractors carry out the exploration and production of petroleum for themselves and not as a service to the government. ये OEPC ने जब एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन सेल किया तो उसने गवर्नमेंट के लिए नहीं किया, रेदर देन उसने राइट एक्वायर करके अपने लिए किया, उसने अपने बिजनेस के लिए ये कॉस्ट इंकर करी है. The oil exploration and production contractors conduct all petroleum operations at their sole risk, cost and expense. Hence, cost petroleum is not a consideration for the service to government of India and thus not taxable per se, and accordingly it is not taxable. This is I explained you in the video कि जो OEPC है, जिसको भी लाइसेंस मिला है, वो अपना बिजनेस ऑन इट्स ऑन बिजनेस को कर रही है. लाइसेंस है, उसके पास राइट आया, लाइसेंसिंग की कॉस्ट उसका एक्सपेंस है और उसने उस एक्सपेंस को किया और एक्सपेंसेस को किया, डेवलपमेंट के एक्सपेंस, एक्सप्लोरेशन के एक्सपेंस, प्रोडक्शन के एक्सपेंस, वो अपने बिजनेस के लिए कर रही है. उस कॉस्ट पेट्रोलियम पर कोई जीएसटी चार्जेबल नहीं है. अब लेकिन लास्ट पैरा जो मैं सर्कुलर का पढ़ने जाने वाला हूं उसके लिए बी वेरी केयरफुल. अब बेटा ये जो OEPC है, जैसे मैंने बोला, लेट्स सपोज इट इज अ जॉइंट वेंचर एंटिटी. अब इस जॉइंट वेंचर एंटिटी में लेट्स सपोज कोई मिस्टर एक्स थे जो कि ऑपरेटिंग मेंबर थे. तो अब लास्ट पैरा क्या कहता है देखिएगा. हाउएवर कॉस्ट पेट्रोलियम may be an indication of the value of mining or exploration services provided by operating member to the joint venture in a situation where the operating member is found to be supplying services to the OEPC joint venture. समझिएगा, ये OEPC गवर्नमेंट ने जिसको लाइसेंस दिया है, ये है जॉइंट वेंचर. अब ये जॉइंट वेंचर ये कॉस्ट इंकर कर रहा है फॉर डूइंग हिज बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड सेल ऑफ मिनरल ऑयल. अब वो क्या कहते हैं, अब इस जॉइंट वेंचर में अगर दो मेंबर्स हैं और लेट्स सपोज उसमें से ए जो है दैट इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग मेंबर और वो इस जॉइंट वेंचर में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसके चार्जेस वो यहाँ जॉइंट वेंचर में चार्ज करता है. तो ऑपरेटिंग मेंबर ने जॉइंट वेंचर के लिए जो काम किया that is a supply of service activity by this operating member to the joint venture. और इस सप्लाई ऑफ सर्विस के ऊपर डेफिनेटली जीएसटी आएगा. आई एम री रीडिंग द लास्ट लाइन. However, cost petroleum is not subject to GST. However, cost petroleum may be an indication of value of mining or exploration service provided by, सर्विस कौन दे रहा है ध्यान दीजिएगा, provided by operating member to the joint venture in a situation where the operating member is found to be supplying service of oil exploration and production joint venture. देखिएगा जी, जिस भी जॉइंट वेंचर एंटिटी को गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला, लाइसेंस मिलने के बाद अब वो उस एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन की एक्टिविटी को किसी XYZ एंटिटी से सेपरेट चार्जेबल बेसिस पर भी करवा सकती थी. अब अगर वो किसी सेपरेट एंटिटी से कराती तो वो अपना बिल भेजती, वो अपना जीएसटी वगैरह चार्ज करती और इधर ये जॉइंट वेंचर उसको अपना कॉस्ट पेट्रोलियम में लेता. अब वो क्या कह रहे हैं, आपने अगर किसी थर्ड एंटिटी से वो काम नहीं कराया, रेदर देन जॉइंट वेंचर का ही कोई ऑपरेटिंग मेंबर था जो उस काम का स्पेशलिस्ट था तो उससे करवाया. तो उन्होंने बोला अब वो एंटिटी ने जब जॉइंट वेंचर के लिए वो काम करके दिया तो चाहे वो जॉइंट वेंचर एंटिटी का एक हिस्सा था, पर अगर वो जॉइंट वेंचर के लिए वो काम करके देता है तो फिर ही बीइंग अ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड जॉइंट वेंचर बीइंग अ डिस्टिंक्ट पर्सन, उसकी इस तरीके से की गई कोई भी सप्लाई उसके ऊपर जीएसटी नॉर्मल तरीके से एप्लीकेबल होगा. आई होप द पॉइंट इज नाउ क्लियर टू एवरीबॉडी. स्टिल आप लोगों को किसी फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू.